सलाम सामीन। 28 नवंबर 1997 सुबह 10:30 बजे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मुजाहरा करने वाले सैकड़ों अफराद सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो गए। ये मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के खिलाफ, जो उस रोज वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत का केस सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट हमले के नाम से मशहूर ये वाकया पाकिस्तान की अदालती तारीख में सबसे ज्यादा काबिल मजम्मत वाकया समझा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मुजाहिरीन का दाखिल होना ये वाकया महज एक मामूली सा हिस्सा है पावर स्ट्रगल की एक तवील दास्तान का, ताकत के एक घिनौने खेल का, जो पाकिस्तान के करता धरता इदारों के दरमियान गुज़श्ता कई बरस से खेला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट हमले के पर्दे में लपेट दी जाने वाली इस शर्मनाक तारीख की असल कहानी क्या है, आइए तफसील से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1993 में, जब बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी। उनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट और लिबरल पार्टी थी, और एस्टैब्लिशमेंट की इमा पर इस पार्टी को पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से बारहा नाइंसाफ़ी का निशाना बनाया गया। पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को लीगलाइज करना और फिर 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी को जायज़ करार देना, इन तमाम अदालती नाइंसाफ़ियों के बैकग्राउंड के साथ जब साल 1993 में बेनज़ीर भुट्टो दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनी, तो वो ये इरादा करके आई थी कि पाकिस्तानी अदलिया की एंटी भुट्टो आउटलुक को यकसर बदल देंगी। इस पॉलिसी का अमली आगाज़ 5 जून 1994 को हुआ, जब बेनज़ीर भुट्टो ने 3 सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करते हुए अपने फेवरेट जज जस्टिस सजाद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। जस्टिस सजाद चंद अहम मुकदमात में बेनज़ीर के हक में इख्तलाफी नोट लिखकर उनका एतमाद जीत चुके थे, लेकिन उनकी लॉयल्टी को मज़ीद यकीनी बनाने के लिए आसिफ जरदारी ने उनसे ये मुतालिबा भी किया कि वो उन्हें पेशगी इस्तीफ़ा लिख के दें। जस्टिस सज्जाद ने इस्तीफ़ा तो लिख कर ना दिया, अलबत्ता आसिफ जरदारी के घुटनों को हाथ लगाकर उनका वफादार रहने की यकीन दहानी करवाई, और इस तरीके से सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की 40 साला रवायत को तोड़ दिया गया। सजाद अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के बाद बेनज़ीर हुकूमत ने आला अदलिया में अपने हामी जजों की अंधाधुंध भर्तियों का सिलसिला शुरू कर दिया। लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को हटा के उनकी जगह कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाए गए, जिनके जरिए हाई कोर्ट्स में सियासी बुनियादों पर तकर्रियां की जाने लगीं। सिंध हाई कोर्ट में 9 जज तैनात किए गए, लाहौर हाई कोर्ट में 20 नई भर्तियां हुईं, सुप्रीम कोर्ट में भी 7 एडहॉक जजेस को तैनात किया गया। इनमें से बेशतर तकर्रियां मेरिट के खिलाफ और सियासी बुनियादों पर की गईं। जाले जजों को भर्ती करने की वजह से जस्टिस सजाद को मीडिया और वकला की सख्त तनकीद का सामना था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मामले में हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की, और जो कोई भी जजेस की तैनातियों पर तनकीद करता उसे तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए जाते। लेकिन फिर एक मौके पर चीफ जस्टिस की बर्दाश्त भी खत्म हो गई, जब एक मीटिंग के दौरान बेनज़ीर ने उन्हें सेशन जज आगा रफीक को हाई कोर्ट का जज लगाने का कहा। आगा रफीक जरदारी के दोस्त थे, लेकिन सेशन कोर्ट सीनियरिटी में उनका नंबर 34वां था। बहुत ज़्यादा जूनियर होने की वजह से जस्टिस सजाद ने उन्हें हाई कोर्ट का जज लगाने पर एतराज़ किया, तो जवाबन आसिफ जरदारी ने उन्हें ये कहा, साले तुम कैसे जज बन गए, तुम भी तो जूनियर थे। ये रिमार्क्स जस्टिस सजाद के लिए शदीद इंसल्ट का बाइस हुए, और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने आगा रफीक को हाई कोर्ट का जज भी बना दिया। तो इस जिल्लत के बाद बिल आखिर जस्टिस सजाद ने मुज़ाहमत का फैसला कर लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के खिलाफ पहले से दायर दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस मुकदमे को जजेस केस कहा जाता है। जजेस केस का फैसला 20 मार्च 1996 को सुनाया गया। फैसले में एडहॉक जजों की भर्ती को गैर कानूनी करार दिया गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के जरिए की गई भर्तियों को गैर आईनी करार दिया गया। हुकूमत को पाबंद किया गया कि जजों की अपॉइंटमेंट के मामले में चीफ जस्टिस की राय पर अमल करें। जजों की खाली नशस्तों को 30 दिन के अंदर पुर करने का हुक्म दिया गया, और सीनियर मोस्ट जज की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री को उसका कानूनी हक करार दिया गया। इस फैसले की सीनियरिटी शिक का इतलाक खुद चीफ जस्टिस सजाद अली शाह पर भी होता था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। लेकिन उन्होंने इस फैसले को अपनी ज़ात पर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उनके लिए ये मुकदमा उसूलों की जंग नहीं बल्कि ताकत की लड़ाई थी। जजेस केस के फैसले को जस्टिस सजाद ने बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया।
फैसले के चंद रोज बाद हुकूमत से एक डील के तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 3 एडहॉक और जूनियर जजेस को मुस्तकिल करने का फैसला किया। हालांकि ये कंफर्मेशन जजेस केस के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी थी। बेनजीर भुट्टो के लिए जजेस केस का फैसला सख्त नागवार था। उनकी हुकूमत ने इस फैसले की राह में रुकावटें डालने की कोशिश की। हुकूमत ने ये कोशिश भी की कि सीनियरिटी उसूल के तहत जस्टिस सजाद को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटा दिया जाए, लेकिन जस्टिस सजाद किसी सूरत भी अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसी कशमकश के दौरान 5 नवंबर 1996 को सदर फारूक लगारी ने बेनजीर हुकूमत को बरतरफ कर दिया। बरतरफी के सदारती हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इससे पहले जब 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर हुकूमत की बरतरफी को जायज करार दिया था, तो जस्टिस सजाद ने अपने इख्तलाफी नोट में हुकूमत की तहलील के हुक्म को बदनीयती पर मबनी करार दिया था। इसके बाद जब 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया, तब भी जस्टिस सजाद ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि जब सिंधी प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल नहीं किया, लेकिन जब पंजाबी वज़ीर आज़म की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंडर्ड्स बदल दिए। लेकिन 1996 में जब सजाद अली शाह खुद चीफ जस्टिस थे और बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी का केस उनके सामने था, तो वो अपने ही अल्फाज की लाज न रख सके और अपनी मोहसिन सिंधी वज़ीर आज़म को बहाल नहीं किया। बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद चीफ जस्टिस अपनी कामयाबी पर इस कदर नाज़ा थे कि उन्होंने अपने आप को कौम का मसीहा और निजात दहिंदा समझना शुरू कर दिया। आज खुद नोटिस के जरिए उन्होंने इंतजामी मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाद में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस साकिब निसार करते रहे। एक सियासतदान की तरह जस्टिस सजाद अखबारी बयानात जारी करने लगे। उन्होंने सदर लगारी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि एहतसाब के नाम पर एक रेफरेंडम करवाया जाए, जिसके जरिए निगरान हुकूमत की मुद्दत में इजाफा कर दिया जाए। लेकिन निगरान हुकूमत को गैर मुल्की कर्जे न मिल सकने की वजह से ये प्लान कामयाब न हो सका। यहाँ तक कि इलेक्शंस के बाद भी जस्टिस सजाद ने निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद को ये ऑफर की कि अगर वो चाहें तो टर्न आउट कम होने की वजह से इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जा सकता है। बहरतौर फरवरी 1997 में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ एक मरतबा फिर मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। इक़्तिदार संभालने के बाद नवाज शरीफ ने आइन में 2 अमेंडमेंट्स मंजूर करवाईं। 4 अप्रैल को पार्लियामेंट ने 13वीं आइनी तरमीम को मंजूर किया, जिसके तहत सदर से असम्बली तहलील करने का इख्तियार वापस ले लिया गया। 3 जुलाई 1997 को पार्लियामेंट ने 14वीं आइनी तरमीम को भी मंजूर कर लिया। इस तरमीम के तहत अगर कोई असेंबली मेंबर अपनी सियासी वफादारी तब्दील करता तो उसे असेंबली रुकनियत से नाअहल किया जा सकता था। इन तरमीम के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा मुस्तहकम और बाइख्तियार हो गया। अब न सदर वज़ीर आज़म को बरतरफ कर सकता था और न ही कौमी असेंबली में जोड़ तोड़ की सियासत के जरिए वज़ीर आज़म को हटाया जा सकता था। लेकिन वज़ीर आज़म की ज़ात में इख्तियारात का ये इर्तिकाज़ जस्टिस सजाद को मंजूर नहीं था। अपने जुडिशल एक्टिविज्म की ताकत के जरिए वो पहले ही एक वज़ीर आज़म को नाकों चने चबवा चुके थे और हैवी मैंडेट प्राइम मिनिस्टर के सामने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करने में उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई। इस इजहार का पहला मौका उन्हें तब मिला जब फैसलाबाद में वज़ीर आज़म के ज़बानी हुक्म पर वासा के अफसरान को हथकड़ियाँ लगाई गईं। चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने हथकड़ियाँ लगाए जाने के इक़दाम का अज़ खुद नोटिस लिया और इन अफसरान को ज़मानत पर रिहा कर दिया। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान अगला इख्तलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के मामले पर सामने आया, जब नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस की राय के बरक्स दहशतगर्दी के खिलाफ खुसूसी अदालतें कायम की। इससे अगला तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले पर हुआ। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 17 में से 5 सीटें खाली थीं। 20 अगस्त 1997 को जस्टिस सजाद ने वफाकी हुकूमत को एक खत लिखा, जिसमें हाई कोर्ट्स के 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया। चीफ जस्टिस का ये इकदाम भी दरअसल वज़ीर आज़म के खिलाफ पावर गेम में बरतरी हासिल करने की कोशिश थी। जजेस की ये सीटें गुज़श्ता 1.5 साल से खाली थीं। हालांकि जजेस केस के मुताबिक इन सीटों को 30 दिन में फिल करना लाजमी था, मगर अब अचानक चीफ जस्टिस ने इन तमाम सीटों को फौरन और एक साथ पुर करने का फैसला कर लिया। क्योंकि जजेस केस ने चीफ जस्टिस को जो इख्तियार दिया था, जस्टिस सजाद उस इख्तियार को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जस्टिस सजाद ने जिन 5 जजेस को नॉमिनेट किया था, उनमें से 2 जज ऐसे थे जिन्हें नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहते थे। उनमें से एक जज ने नवाज शरीफ की इंडस्ट्रीज के खिलाफ कई फैसले दिए थे और दूसरे जज बेनज़ीर हुकूमत में सेक्रेटरी कानून थे।
अब मसला ये था कि अगरचे जजेस की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर ही किया करते थे, लेकिन जजेस केस में ये फैसला किया गया था कि जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में अगर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस की राय से इख्तलाफ करेगा तो उसे अपने इख्तलाफ के लिए मजबूत तहरीरी वजूहात देना होंगी और इन वजूहात को अदालत में ज़ेर बहस भी लाया जा सकता था। इस सूरत हाल का हल नवाज शरीफ ने ये निकाला कि उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से कम करके 12 कर दी गई। जवाबन 21 सितंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अब मामला एक मुकम्मल महाज़राई की सूरत इख्तियार कर गया था। इस बीच वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान सुलह करवाने की कोशिशें की गईं और बिल आखिर 10 अक्टूबर 1997 को हुकूमत ने 5 नामजद जजेस को सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान कर दिया। उसी रोज चीफ जस्टिस उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। जस्टिस सजाद अली शाह की उम्रा रवानगी के अगले ही रोज कायम मकाम चीफ जस्टिस अजमल मियां ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग तलब कर ली। फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट का अहम तरीन इजलास होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान शिरकत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये रिवायत थी कि अहम मामलात में तमाम जजेस को और ख़ास तौर से सीनियर जजेस को ऑन बोर्ड लिया जाता था, लेकिन सजाद अली शाह इस रिवायत के पाबंद नहीं थे। वो शुरू दिन से अदालत को आमराना अंदाज से चला रहे थे और किसी किस्म के इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं करते थे। इख्तलाफ की पादाश में वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटा चुके थे। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ दूसरे सूबों की रजिस्ट्री अदालतों में भेज देते थे और सीनियर जजेस को अहम आईनी मुकदमात के बेंचेस में शामिल नहीं करते थे। उनके इस रवैये की वजह से दूसरे जजेस उनसे नाराज थे। चीफ जस्टिस को ये बात मालूम थी और इसी वजह से वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने से अवॉइड करते थे। वो जानते थे कि फुल कोर्ट इजलास उनकी आमरीयत के लिए खतरा बन सकता था और वो ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनकी बैरून मुल्क रवानगी के अगले ही रोज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने कायम मकाम चीफ जस्टिस अजमल मियां से फुल कोर्ट इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। अजमल मियां ने यह दरख्वास्त कबूल की और 13 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। फुल कोर्ट इजलास बुलाना जस्टिस सजाद के नज़दीक बगावत के मुतरादिफ था। उन्हें यकीन था कि इस बगावत के पीछे हुकूमत का हाथ है। खबर मिलते ही जस्टिस सजाद ने उम्रा अधूरा छोड़ा और पाकिस्तान वापसी का रास्ता लिया। वापस पहुंचते ही उन्होंने फुल कोर्ट इजलास मनसूख कर दिया और बयान जारी किया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की एक्टिंग ख़त्म हो गई। जवाब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ अखबारी बयानात जारी किए। बाहमी इख्तलाफात को ख़त्म करने की आखिरी कोशिश के तौर पर 17 अक्टूबर 1997 को एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट इजलास बुलाने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने न सिर्फ ये दरख्वास्त मुस्तरद की बल्कि सज़ा के तौर पर दरख्वास्त पर दस्तखत करने वाले 7 जजेस को सूबों की रजिस्ट्री अदालतों में भिजवा दिया। इस मामले के बाद जस्टिस सजाद ने हुकूमत के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। अगले चंद रोज में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अज़ खुद नोटिस और रिट पिटीशंस का सिलसिला शुरू कर दिया गया और फिर 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 14वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को भी टेकअप कर लिया। चीफ जस्टिस के ये इकदाम इदारों को वाज़ेह तसादुम की तरफ ले जा रहे थे। सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए 28 अक्टूबर 1997 को ऐवान सदर में एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में सदर, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और DGISI ने शिरकत की, लेकिन इस मीटिंग से भी कुछ नतीजा नहीं निकला। मीटिंग के अगले ही रोज 29 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 14वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल कर दिया। उसी शाम कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें चीफ जस्टिस के खिलाफ सख्त तकारीर की गईं। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग और लोटा करेसी की लानत को दोबारा बहाल कर दिया। जवाबन अगली सुबह चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने नवाज शरीफ और 6 दूसरे पार्लियामेंटेरियंस पर तौहीन अदालत का मुकदमा दायर कर दिया। अदालत की इंतकामी कार्रवाई के बावजूद हुकूमत ने एक मरतबा फिर सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश की। अगले दिन नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए 5 जजेस की तैनाती का ऐलान कर दिया। यूं जजेस की तकर्री का मामला चीफ जस्टिस की ख्वाहिश के मुताबिक हल कर दिया गया। ताहम वज़ीर आज़म की ये पसपाई चीफ जस्टिस सजाद अली शाह की अना की तस्कीन के लिए काफ़ी साबित नहीं हुई। 3 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में मुल्ज़िमान के खिलाफ 12 नवंबर के नोटिस जारी कर दिए।
12 नवंबर की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमान को 17 नवंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दी और हुक्म दिया कि 17 नवंबर को वजीर आजम बजाते खुद अदालत में पेश हों। 17 नवंबर से 19 नवंबर तक तीनों दिन वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश होते रहे। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान नवाज शरीफ ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने अदलिया की तौहीन नहीं की, लेकिन अगर किसी जज को उनकी किसी बात पर तौहीन का गुमान गुजरा तो उन्हें इस बात पर अफसोस है। इसी दौरान 17 नवंबर को ही पार्लियामेंट ने तौहीन अदालत एक्ट में एक तरमीम मंजूर कर ली। तरमीम के मुताबिक अगर तौहीन अदालत के मुल्जिम को अदालत का एक बेंच सज़ा सुना दे तो मुल्जिम उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने अपील दायर कर सकता है और अपील दायर करते ही मुल्जिम की सज़ा अज खुद मुअत्तल हो जाएगी। जाहिर है कि इस तरमीम के बाद सजाद अली शाह की तौहीन अदालत की तमाम कार्रवाई धरी की धरी रह जाती, लेकिन जब अगले रोज़ वजारत कानून ने इस तरमीम को सदर के दस्तखत के लिए भिजवाया तो सदर ने इस एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, जिसके बाद 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी जारी कर दिया कि सदर तौहीन अदालत के तरमीमी बिल पर साइन ना करें। सदर और अदालत के इकदामात से ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई में चीफ जस्टिस को सदर लगारी की पुष्तपनाही हासिल है। 18 नवंबर को ये खदशात खुलकर सामने आ गए जब सुप्रीम कोर्ट ने 13वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को भी टेकअप कर लिया और मुकदमे की समाअत के लिए 27 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। 13वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर से वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली को बरतरफ करने का इख्तियार वापस ले लिया गया था। इस तरमीम के खिलाफ अदालत की समाअत का मतलब वाज़ेह था कि ऐवान सदर और सुप्रीम कोर्ट मिलकर वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर रोक लगाना चाहते हैं। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी चीफ जस्टिस के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। 18 नवंबर के रोज ही सुप्रीम कोर्ट के कोयटा बेंच में एक दरखास्त दायर की गई। दरखास्त में दावा किया गया कि जजेस केस के फैसले के बाद जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज नहीं हैं। कोयटा बेंच ने इस दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और चीफ जस्टिस को डायरेक्शन जारी की कि इस दरखास्त की समाअत के लिए इस्लामाबाद में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दें। कोयटा बेंच की ये डायरेक्शन चीफ जस्टिस के लिए एक तरह की वार्निंग थी कि अगर वो महाजराई से बाज नहीं आए तो उन्हें बतौर चीफ जस्टिस काम करने से रोक दिया जाएगा। इन हालात में आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने इदारों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने की कोशिश की। जनरल जहांगीर उस वक्त तुर्की के दौरे पर थे। दौरा मुख्तसर करके वो 19 नवंबर को वतन वापस पहुंचे और वजीर आजम, सदर और चीफ जस्टिस से अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों के नतीजे में चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी, जिसकी वजह से ये बहरान एक हफ्ते के लिए टल गया। लेकिन जंग का आखिरी मरहला अभी बाकी था। फैसला कुन जंग का आगाज 26 नवंबर को हुआ जब कोयटा में जस्टिस इरशाद हसन और जस्टिस खलीलुर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जवाबन उसी रोज इस्लामाबाद में जस्टिस सजाद ने कोयटा बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि कोयटा बेंच के सामने अब कोई केस नहीं लगाया जाएगा। अगले रोज 27 नवंबर को कोयटा में 3 जजों के फुल बेंच ने चीफ जस्टिस के 26 नवंबर के फैसले को इस बुनियाद पर कलअदम करार दे दिया कि फैसले के वक्त सजाद अली शाह चीफ जस्टिस नहीं रहे थे। कोयटा बेंच के हुक्म पर उनके सामने 11 मुकदमात की लिस्ट भी लगाई गई। इसी रोज पेशावर में जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और जस्टिस फजल इलाही खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने कोयटा बेंच के फैसले की तौसीक की और सीनियर मोस्ट जज जस्टिस अजमल मियां से दरखास्त की कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लें। ताहम अजमल मियां ने इस मामले में फरीक बनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने खुद चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात संभाल लिए और जस्टिस सजाद अली शाह की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत के लिए 1 दिसंबर को इस्लामाबाद में 15 रुकनी बेंच तश्कील देने का ऑर्डर जारी कर दिया। अगले रोज 28 नवंबर को चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के सामने वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत केस की समाअत थी। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के हामी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए और चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज करने लगे। सुबह 10:30 बजे के करीब सैकड़ों मुजाहिरीन सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दाखिल हो गए और नारेबाजी करने लगे, लेकिन जल्द ही मुजाहिरा करने वालों को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस मुजाहरे के बाद जस्टिस सजाद अली शाह ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट की क्वेटा और पेशावर रजिस्ट्री के 5 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाए। इस वाक़े के बाद तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को होने वाली कार्रवाई पर थीं। 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 मुखालिफ बेंच और 2 चीफ जस्टिस मौजूद थे। उस रोज मुकदमात की समाअत के लिए 2 लिस्टें तैयार की गईं। एक लिस्ट जस्टिस सजाद की तरफ से 5 रुकनी बेंच के लिए तैयार की गई और दूसरी लिस्ट जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की तरफ से 10 रुकनी बेंच के लिए जारी की गई। उसी रोज मुल्क की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस का एक वफ्द सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वफ्द के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम 17 जज एक मीटिंग में इकट्ठे हो गए और उस रोज सुप्रीम कोर्ट में किसी बेंच ने काम नहीं किया। जजेस की मीटिंग में एक कंप्रोमाइज फार्मूला तजवीज़ किया गया जिसके मुताबिक अगर जस्टिस सजाद वज़ीर आज़म और 13वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुकदमात को 3 माह यानी उनकी रिटायरमेंट के बाद तक मुलतवी कर दें या इन केसेस को फुल बेंच के सामने लगा दें तो उनकी चीफ जस्टिस की हैसियत को चैलेंज नहीं किया जाएगा। जस्टिस सजाद ने इस तजवीज़ को मानने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। अगले रोज 2 दिसंबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट में 2 अदालतें लगीं। जस्टिस सजाद के 5 रुकनी बेंच ने 13वीं आईनी तरमीम को मुअत्तल करके सदर का कौमी असम्बली तहलील करने का इख्तियार बहाल कर दिया और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस सजाद का 13वीं तरमीम के खिलाफ फैसला मुअत्तल कर दिया और जस्टिस अजमल मियां को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ जस्टिस सजाद ने 13वीं तरमीम मनसूख करने के बाद फैसले की कॉपी फौरी तौर पर सदर लगारी को रवाना कर दी। सदर ने आर्मी चीफ को तलब किया और उन्हें बताया कि वो बहाल शुदा आर्टिकल 58 2B के तहत असेंबली बर्खास्त करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने सदर को जवाब दिया कि अगर वो असेंबली तहलील करने का फैसला करते हैं तो इस फैसले पर अमल दरामद भी उन्हें करवाना होगा और फौज इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। आर्मी के हिमायत न मिलने के बाद सदर लगारी के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो इस्तीफा दे देते या फिर पार्लियामेंट में मुआवजे की कार्रवाई का सामना करते। मुआवजे से बचने के लिए सदर लगारी ने उसी रोज इस्तीफा दे दिया। सदर के इस्तीफे के बाद जस्टिस सजाद की चीफ जस्टिसशिप डिफैक्टो खत्म हो गई। अगले रोज 3 दिसंबर को 10 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक जस्टिस अजमल मियां ने चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया और ये तमाम महाज़राई बिल आखिर अपने अंजाम को पहुंची। अगले चंद दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सजाद अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को कलअदम करार दे दिया। तौहीन अदालत के मुकदमे में नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। दीगर मुकदमात में अदालत ने 13वीं और 14वीं आईनी तरमीम को भी बहाल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमला केस में नून लीग के 9 सियासी कारकुनों को अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई। सामईन, ये थी वो मुकम्मल दास्तान जिसके तमाम सबक आमूज वाक़यात को सुप्रीम कोर्ट हमले के पर्दे में लपेट दिया गया और सियासी मफादात के खेल ने एक नॉन इशू को असल इशू बनाकर तारीख को मस्क कर दिया। लेकिन तारीख को मस्क करने वाले तारीख का ये सबक हमेशा भूल जाते हैं कि जिस तारीख को मस्क कर दिया जाए कम से कम वो तारीख अपने आप को जरूर दोहराती है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मर्तबा फिर जस्टिस सजाद के दौर की तारीख को दोहराया जा रहा है? लेकिन इस सवाल के जवाब पर हम इस सीरीज की अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।